हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसमें हम पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने देखा था पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम दो भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आहार नाल, दूसरी होती है पाचन ग्रंथि यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसके बाद हमने देखा था स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद हम बात करते हैं अब इसके अवशोषण की। अब जब हम कोई भी फूड ले रहे हैं, कोई भी भोजन ले रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये इंजेशन कहलाता है। इसके बाद आता है डाइजेशन। जो भी हमने भोजन लिया वो सरल रूप में टूटकर उसका डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन के बाद प्रोसेस आती है एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण की। जिस तरीके से जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो किस में टूटता है? ग्लूकोज में टूटा। प्रोटीन है अमीनो एसिड में टूटा। अब फैट है वो वसा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूटी। तो अब क्या होगा? जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, ग्लूकोज से वो ग्लूकोज जो है वो ब्लड में जाएगा। अब ब्लड में जो जाने की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? उसको अवशोषण कहते हैं। यानी जो भी आवश्यक पोषक तत्व हैं वो ब्लड में अवशोषित हो जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब इसके बाद आती है एसिमिलेशन की प्रोसेस। एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है? जो भी पोषक तत्व हैं वो ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में जाते हैं, सभी ऑर्गन्स में जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमारे हाथों को ही एनर्जी की ज़रूरत है, या हमें हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होगी ना। तो क्या होगा? जो भी पोषक तत्व हैं वो पूरी बॉडी में जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट या फैट या प्रोटीन जो भी है वो सभी पूरी बॉडी में जाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन कहते हैं। इसके बाद आती है इजेशन। इजेशन की प्रोसेस में क्या होता है? अब जो भी पोषक तत्व थे वो तो एसिमिलेशन और अवशोषित हो गए हमारी पूरी बॉडी में, लेकिन कुछ वेस्ट मटेरियल बच जाता है। उसको जो बाहर निकलने की प्रोसेस होती है जिसे मलत्याग कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? इजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर हमने पूरा देख लिया किस तरीके से डाइजेशन हुआ। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन और इजेशन। इसके बाद हम बात करते हैं लीवर की। लीवर क्या है? पाचन ग्रंथि है यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड है। लीवर की स्टडी जो होती है इसको हम स्टडी ऑफ हिपैटोलॉजी भी कहते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजी कहते हैं। यकृत जो है, यकृत कुछ भूरे लाल रंग की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के यकृत का भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 1.5 किलोग्राम होता है। यह लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा और चौड़ा होता है यकृत। आगे इसके फंक्शंस की हम बात करते हैं। यदि हम यकृत के फंक्शंस की बात करें कि इसके फंक्शंस कौन से होते हैं, तो यकृत शरीर के अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है। पाचन क्रिया के लिए अत्यधिक महत्व है। पाचन तंत्र और शरीर में भोजन की उपस्थिति से संबंधित इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है पित्त रस का स्रावण करना यानी कि पित्त रस का सिक्रेशन करना। अब यकृत जो है पित्त रस का स्रावण करता है। यह एक क्षारीय द्रव होता है जिसमें पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल, लैसिथिन तथा पित्त वर्णक पाए जाते हैं। पित्त रस जो होता है ये क्या क्या काम करता है? ये आमाशय से आए भोजन को क्षारीय बनाता है, वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, भोजन को सड़ने से रोकता है और जितने भी हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करता है। और पित्त मतलब कुछ पिगमेंट होते हैं, बाइल पिगमेंट, बिलीवार्डिन और बिलिरुबिन, इन लवण आदि उत्सर्जित पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायता करता है। तो ये कार्य क्या हो गए? ये पित्त यानी कि बाइल जूस के कार्य हो गए। अब हम बात करते हैं सेकंड है ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संचय करता है। यकृत जो है जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो क्या होता है? यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को
जेनेसिस कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। आगे बात करते हैं हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है? इस क्रिया के अंतर्गत जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, यहाँ पर पहले हम बात क्या कर रहे थे? ग्लाइकोजेनेसिस, जब रुधिर की मात्रा, जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या होता है? यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती हैं। लेकिन ग्लाइकोजेनोलाइसिस में क्या हो रहा है? जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो संचित ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में बदल जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। यानी जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए तो जितनी हुई ग्लाइकोजन है वो पुनः ग्लूकोज में बदल जाती है। इसके बाद आती है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होता है? इसमें क्या होता है? यकृत कोशिकाएं जो होती हैं आवश्यकता पड़ने पर अमीनो अम्ल तथा वसीय अम्ल आदि से भी ग्लूकोज का निर्माण कर लेती हैं। फिर बात करते हैं हम वसा का संश्लेषण। आगे बात करते हैं हम वसा का संश्लेषण एवं संचय। अब वसा का संश्लेषण और संचय कैसे होता है? यकृत कोशिकाएं जो होती हैं वो ग्लूकोज को वसा में भी बदल सकती हैं। यह वसा जो होती है यह वसीय ऊतकों यानी एडिपोज टिश्यूज में संग्रह के लिए पहुंचा दी जाती है। फिर बात करते हैं हम विटामिनों का संश्लेषण एवं संचय। ये कैसे होता है? यकृत कोशिकाएं जो होती हैं विटामिन ए का संश्लेषण करती हैं। त्वचा, यकृत तथा वृक्क यानी कि किडनी विटामिन डी का संश्लेषण करते हैं। यकृत कोशिकाओं में विटामिन ए, B12, डी, ई तथा के का भी संचय होता है। आगे बात करते हैं रुधिर प्रोटीन का संश्लेषण। यकृत में एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनोजन का संश्लेषण होता है। कौन कौन से का होता है? एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन, इनका संश्लेषण होता है। यूरिया का संश्लेषण होता है। तो यूरिया का संश्लेषण कैसे होता है? यकृत कोशिकाओं में आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों का विखंडन करता है। इसके फलस्वरूप बनी अमोनिया को यूरिया में बदलता है। यानी कि जब आवश्यकता से अधिक अमीनो एसिड हो जाए तो क्या होता है? अमोनिया को यूरिया में बदलता है। यूरिया अमोनिया की अपेक्षा कम हानिकारक होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा फंक्शंस ऑफ लीवर। आगे बात करते हैं हम पैनक्रियास की यानी अग्नाशय की। अग्नाशय क्या है? ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यानी बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। उसके बाद सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय होती है। अब अग्नाशय जो है ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी यानी नलिका युक्त और नलिका विहीन एक्सो और एंडो दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। पैनक्रियास कौन सी? दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है यानी कि एक्सो और एंडो दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। इसके द्वारा बना जो पाचक रस है अग्नाशय रस वो पैनक्रिएटिक जूस कहलाता है। अग्नाशय जो होता है यानी पैनक्रियास लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ी ग्रंथि होती है। इसका भार कितना होता है? 60 से 90 ग्राम का इसका भार होता है। याद रखिएगा दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है यानी पैनक्रियाज है और ये एक्सो और एंडो दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। एक्सोक्राइन जो ऊतक हैं, अग्नाशय जो है ये 2 ग्रंथिक ऊतक से बनी हुई होती है। कौन कौन से? एक्सोक्राइन ऊतक और एंडोक्राइन ऊतक। एक्सोक्राइन ऊतक कौन से होते हैं? अग्नाशय का जो अधिकांश भाग है वो एक्सोक्राइन ऊतक का बना होता है। यह अग्नाशय वाहिनी तथा ड्यूडेनम में खुलता है। यह ग्रंथिल कोशिकाएं का बना हुआ होता है और यहाँ से अग्नाशय रस यानी पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रेशन होता है। पैनक्रिएटिक जूस की यदि हम बात करें तो पैनक्रिएटिक जूस जो होता है यहाँ पर आप देखिए एसिनस कोशिकाओं से स्रावित होता है। इसमें जल 98% होता है और शेष 2% क्या होता है? इसमें लवण और एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए इस टाइप से आपका क्वेश्चन बन जाता है पैनक्रिएटिक जूस में कितने % जल होता है? तो आप याद रखिएगा 98% इसमें जल होता है। बाकी शेष भाग यानी 2% इसमें लवण और एंजाइम पाए जाते हैं। और इसका जो pH मान होता है वो कितना होता है? पैनक्रिएटिक जूस का 7.5 से 8.3 होता है यानी कि क्षारीय प्रकृति का ये होता है। आगे बात करते हैं हम
अग्नाशय रस में तीनों प्रकार के मुख्य भोजन पदार्थ को पचाने के एंजाइम होते हैं। तीनों कौन कौन से? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसमें मुख्यतः 5 एंजाइम, एमाइलेज जिसे एमिलोपेप्सिन भी बोलते हैं, ट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइड्स, लाइपेज, माल्टोज, ये सब होते हैं। इसमें एमाइलेज और माल्टोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट को, ट्रिप्सिन प्रोटीन को और लाइपेज वसा को पचाता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखिएगा कौन कौन से 5 एंजाइम होते हैं। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, माल्टोज और कार्बोक्सीपेप्टाइड्स, ये आपके इसमें एंजाइम पाए जाते हैं पैनक्रिएटिक जूस में। अब दूसरी हम बात कर रहे थे एंडोक्राइन की। एंडोक्राइन कौन सी उत्तक होते हैं? ये जो उत्तक होते हैं, ये एंडोक्राइन उत्तक के बीच में एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के समूह बिखरे हुए होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? हम लैगरहैंस द्वीप कहते हैं। ये जो होते हैं ये एंडोक्राइन भाग के रूप में होते हैं। ये इनका जो स्राव होता है सीधे रुधिर में होता है और स्तनधारियों में, ये लैगरहैंस द्वीपों में 2 स्पष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो होती हैं बीटा, दूसरी होती हैं अल्फा। बीटा कोशिकाएं और अल्फा कोशिकाएं। बीटा कोशिकाएं की जब हम बात करें तो ये इंसुलिन बनाती हैं। जब हमने डायबिटीज़ की बात की थी तो हमने बात की थी इंसुलिन कहाँ से, इंसुलिन का सिक्रेशन होता है तो कहाँ से होता है? पैनक्रियास के बीटा कोशिकाओं से, एंडोक्राइन उत्तक के बीटा कोशिकाओं से। तो ये इंसुलिन बनाती हैं जो यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचय करने के लिए मदद करता है। तो ये हो गया बीटा कोशिकाओं का कार्य। अल्फा कोशिकाएं क्या होती हैं? अल्फा कोशिकाएं जो होती हैं इनके द्वारा ग्लूकेगोन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है। ये जो हार्मोन होता है ये यकृत में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तन को हेल्प करता है। तो ये दोनों इसके कार्य हो गए। आगे हम बात करते हैं, आगे इसके हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जो भी पाचन तंत्र संबंधित रोग हैं यानी डिसीज़ हैं उनके बारे में। आज हमने देखा कि लीवर देखा हमने, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से भोजन का इनिजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसाइमिलेशन और इजेशन हो रहा है। अब इसके बाद हमने बात की थी लीवर की। लीवर को क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजी, स्टडी ऑफ हिपैटोलॉजी कहते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसका भार देख लीजिएगा आप। फिर हमने इसके फंक्शंस को देखा, इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। इसके बाद हमने बात की पैनक्रियास की यानी अग्नाशय की। अग्नाशय जो है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। इसका पैनक्रिएटिक जूस में जल 98% होता है, बाकी लवण और एंजाइम होते हैं। पीएच कितना होता है? 7.5 से 8.3 इसका पीएच होता है। कौन कौन से इसमें एंजाइम होते हैं पैनक्रिएटिक जूस में? 5 तरीके के इसमें एंजाइम्स होते हैं। तो ये टॉपिक आपका यहीं कंप्लीट हुआ। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें। यदि इन टॉपिक्स में से कुछ बच जाता है तो हम वो प्रश्न के माध्यम से ले आएंगे, यानी कि एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम कल वाली वीडियो में देखेंगे पाचन तंत्र के रोग यानी डिसीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन कौन सी डिसीज होती हैं पाचन तंत्र से संबंधित।